Hello, my dear students, welcoming you all to MKJC, and here I am your biology educator Poonam Dhiman. Let's start with our today's topic, and our today's topic is inflorescence. क्योंकि बेटा modifications हमने root में, stem में और leaf में भी have already completed. तो मॉडिफिकेशंस भी पढ़ ली और उनकी हमने मॉर्फोलॉजीज भी पढ़ ली। तो अब हम नेक्स्ट आए हैं, हमें अब मूव करना है फ्लावर की तरफ, क्योंकि हम क्या लेके चले थे स्टार्टिंग में, हमने क्या ऑब्जेक्टिव लिया था चैप्टर का कि हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है किसकी, ऑफ दी फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या क्या होती है, रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड दी फ्लावर, फ्रूट, सीड। तो उसमें सबसे पहले क्या लेंगे हम, फ्लावर। तो फ्लावर को पढ़ने से पहले विल डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जब हम पढ़ेंगे तो इन्फ्लोरेसेंस का नाम तो लेना मस्ट है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है बेटा, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ flowers on the floral axis। तो इसको फ्लोरल एक्सिस भी लिखा हो सकता है, कई बुक्स में इसको इनफ्लोरेसेंस एक्सिस भी लिखा हो सकता है। तो ऑन दी फ्लोरल एक्सिस और दी इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। अब ये फ्लोरल एक्सिस या इनफ्लोरेसेंस एक्सिस का मतलब आप समझ गए, नहीं भी समझे तो मैंने आज यही समझाना है। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है कि किस तरह से फूल अरेंज्ड हैं एक स्टॉक के ऊपर। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर का मीनिंग तो समझ गए ना, तो हमें अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर पढ़ना है। अब सबसे बड़ी बात, फ्लावर ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं बेटा। फ्लावर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी बड। और बड कैसी हो सकती है, बड कैन बी टर्मिनल, बड कैन बी एक्सिलरी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं हम पीछे मॉडिफिकेशन में, लीफ में भी पढ़ चुके हैं और हम स्टेम में भी पढ़ चुके हैं। अब सपोज कीजिए बेटा वी हैव दिस स्टेम, और स्टेम के पास ये है हमारे पास लीफ। दिस इज मेन स्टेम एंड दिस इज लीफ। तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज द एक्सिल। इस एक्सिल के अंदर क्या उगेगी, अब सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे है एक बड, ये बन गई यहाँ पे बड। तो इस बड को हम क्या नेम करेंगे, दिस इज दी बड। तो इसका नेम क्या हो गया, दिस इज नोन एज एक्सिलरी बड। ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना हम। और एक होती है बेटा टर्मिनल बड, अगर प्लांट की ग्रोथ बस वहाँ पे टर्मिनल बड पे जाके खत्म हो जाएगी। अब सपोज ये है नहीं, उसकी भी कंडीशंस होंगी, अभी सेकंड सेंटेंस मत सुनो मेरा। तो एक्सिलरी बड इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये एक्सिल में प्रेजेंट है, एक्सिल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो एक्सिलरी बड का बेटा 2 फेट होते हैं, इसके 2 काम कर सकती है। या तो ये एक लीफी एक्सिस में, या तो इस बड से बनेगी एक लीफी एक्सिस। लीफी एक्सिस क्या होती है, मीन्स एक ब्रांच निकल जाएगी इससे। या ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इनटू अ फ्लावर। तो अगर ये लीफी एक्सिस बनेगी, लीफी एक्सिस का मतलब ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, इससे ब्रांच भी प्रोड्यूस हो सकती है और इससे फ्लावर भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो फ्लावर कब प्रोड्यूस होगा, अगर जो प्लांट है वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, किसी जैसे हम लोगों की लाइफ के फेजेस होते हैं ना बेटा, पहले हम ग्रो करते हैं, इसको हमारा सारे को क्या बोलते हैं, हम इसको सेक्सुअल फेज तो नहीं बोलते, पहले हम सिर्फ ग्रोथ हो रही है हमारे ऑर्गन्स की। उसके बाद फिर हम अपने एडोलेसेंस फेज के अंदर एंटर करते हैं। पहले हमारा क्या चल रहा होता है, सारा का सारा नॉर्मल ग्रोथ फेज। उसके बाद जब हम एडोलेसेंस में एंटर करते हैं, मतलब एडोलेसेंस का मतलब जब आप हमें प्यूबर्टी आती है, तो उस वक्त हम कहाँ पे एंटर करते हैं, अपने एक तरह से मतलब एडोलेसेंस फेज आ गया, उसमें हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मैच्योर होना शुरू करते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर। फिर हम रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर कर जाते हैं व्हेन वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस, कि हमारे ऑर्गन्स मैच्योर हो गए हैं, सारी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर तरीके से काम करने लग गई हैं। बॉडी में जो भी चेंजेस आने थे एक चाइल्ड से और एक हमें मैच्योर इंसान जो बनना था वो हम बन चुके हैं, नाउ वी आर रेडी टू रिप्रोड्यूस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। कब आता है, कैसे आता है, बाय द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद हमारी बॉडी किस में एंटर करना शुरू कर देती है, रिप्रोडक्टिव फेज में। ऐसे ही प्लांट की लाइफ में भी फेज होते हैं। जब आप एक सीड को सो करते हैं,
सीड को आपने उगाया, जब वो मतलब बोया, उससे फिर क्या निकलता है, एक छोटा सा प्लांटलेट निकलना शुरू हुआ, वो प्लांटलेट निकला, वो और बड़ा हुआ, है ना, उसके ऊपर पत्ते, पहले 1 2 लीफ आए, फिर 3 4 5 6 आ गई, फिर छोटी छोटी साइड में बड आई, उनसे ब्रांचेस निकल गई, और ज़्यादा ब्रांचेस निकल गई, हाइट और बढ़ गई, और गर्थ बढ़ गया स्टेम का। तो स्टार्टिंग में सिर्फ क्या हो रहा है, ओनली ग्रोथ हो रही है। तो इनिशियल फेज क्या होता है प्लांट की लाइफ में भी, सिर्फ वेजिटेटिव फेज। इसको हम क्या बोलेंगे, जब प्लांट के सिर्फ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं बेटा वेजिटेटिव फेज। मतलब स्टेम बड़ी हो रही है, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो प्लांट सिर्फ वेजिटेटिवली ग्रो कर रहा है, ऑल दीज आर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। लेकिन जब फर्स्ट टाइम प्लांट के ऊपर पहला फ्लावर लगता है ना बेटा, तो अपीयरेंस ऑफ फ्लावर ये क्या बताती है हमें कि प्लांट जो है इट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू इट्स रिप्रोडक्टिव फेज। तो अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट फ्लावर ऑन दी प्लांट डिसाइड्स कि अब ये क्या है, क्योंकि फ्लावर क्या है, इट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। तो जब फ्लावर बनेगा इसका मतलब क्या है, प्लांट कहाँ पे एंटर कर चुका है, अपने रिप्रोडक्टिव फेज में। तो पहले तो वेजिटेटिवली ग्रो हो रहा है, तो जब ये एक्सिल में बड में बनेंगी तो क्या हो रहा है, जितनी भी बड है, क्योंकि अभी वो अपने वेजिटेटिव फेज में चल रहा है तो वो लीफी एक्सिस ही बनाती चली जाएंगी। लेकिन जब प्लांट रेडी है कि अब मैं रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हूँ, तो वो क्या बनाने शुरू कर देता है, बड से वो फ्लावर भी बनाने शुरू कर देता है। ये ग्रोथ तो चलती रहेगी, लेकिन बड्स अब किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन दी फ्लावर फॉर्मेशन। तो उस फेज को हम प्लांट का क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज दी रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज कैसे पता चलता है, अपीयरेंस ऑफ द फ्लावर्स। तो जब प्लांट के ऊपर फ्लावर लगने शुरू हो जाएंगे इसका मतलब दैट प्लांट हैज एंटर्ड इनटू इट्स रिप्रोडक्टिव फेज। तो फ्लावर के अंदर ही, क्योंकि क्या होते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के। अब ये कब कैसे डिसाइड होता है, जैसे हम लोगों के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज जब कहाँ से स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे क्या होता है, मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट होता है, क्या हुआ, कैसे पता चला, कौन सा बटन दब गया कि ये लो जी अब ये बटन ऑन हो गया, ये स्विच ऑन हो गया और अब हम अपनी एडोलेसेंस में एंटर करना शुरू हो गए। नहीं, इट इज़ द गेम ऑफ हॉर्मोन्स, वी प्ले विद आर हॉर्मोन्स। हमारा हाइपोथैलेमस हमारी पिट्यूटरी को कमांड देता है कि भैया अब हार्मोन सिक्रीट करने शुरू कर दो, जो क्या करेंगे इस ह्यूमन बीइंग को, जो अपने चाइल्डहुड से अब निकलेगा और अपनी एडोलेसेंस फेज के अंदर एंटर करेगा, इसको प्रिपेयर करो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने के लिए। तो कैसे प्यूबर्टी हम लोगों में आती है, कौन डिसाइड करता है, हमारे हॉर्मोन्स। ऐसे ही यहाँ पे प्लांट के अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है बेटे, फ्लावर की फॉर्मेशन के लिए कौन रिक्वायर्ड है, दैट इज फ्लोरिजन। ये ना हमें अभी आ जाएगा आगे वाले, अभी फोटो पीरियोडिज्म का और ये फाइटो हॉर्मोन्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ फ्लोरिजन का आपको डिटेल में बताएंगे। तो फ्लोरिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लावरिंग ऑन द प्लांट्स। तो ये जो एक्सिलरी बड है ये फ्लावर में कब ट्रांसफॉर्म होगी, जब फ्लावर के अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा, फ्लोरिजन। गॉट इट। अब क्या है बेटा, इनफ्लोरेसेंस। जब आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन ही क्या लिखी हुई है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड एंड कॉन्डेंस्ड शूट। क्या है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड, उसमें सिर्फ मॉडिफाइड लिखा है, ये मैं लिख देती हूँ एक वर्ड और साथ में, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड शूट। फ्लावर क्या है, ये है अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। तो एक जो शूट है, एक जो स्टेम है, मतलब स्टेम बियरिंग द लीफ, उसी को तो शूट बोलते हैं ना। व्हाट इज शूट, अ स्टेम बियरिंग लीव्स। एक लीफी एक्सिस जो होती है दैट इज अ शूट। तो शूट कोई ऐसा नहीं जो शूट हो गए, आप पता नहीं क्या बोल दिया मैम ने। तो स्टेम और शूट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टेम इज ओनली द डंडी विदाउट लीफ, द स्टॉक ओनली। एंड व्हाट इज अ शूट, शूट इज स्टेम प्लस लीव्स, स्टेम कंटेनिंग लीफ इज नोन एज अ शूट। तो एक शूट है जो मॉडिफाई हुई है और कंडेंस हुई है, उससे क्या बनी है, इनफ्लोरेसेंस बनी है। तो बेटा अब जैसे लीफ का जो स्टॉक होता है, जो उसको मेन एक्सिस से अटैच करके रखता है, उसको हमने कल क्या नेम दिया था, पिटियोल। ऐसे ही इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, या इनफ्लोरेसेंस की एक्सिस को, स्टॉक ऑफ द इनफ्लोरेसेंस, स्टॉक ऑफ इनफ्लोरेसेंस is known as peduncle, is known as peduncle। तो एक इन्फ्लोरेसेंस क्या है बेटा, बहुत सारे फ्लावर का एक अरेंजमेंट है।
देखो ये पढ़ो आप जल्दी से डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल फ्लावर, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स एंड हाउ दीज फ्लावर्स आर अरेंज्ड ऑन एन एक्सिस, उसको हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। देखो मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ये इमेज आपकी एनसीईआरटी का है, किसका इमेज है, ब्रेसिका मस्टर्ड का इमेज है। तो यहाँ पे क्या देखो, दिस इज दी फ्लावर, दीज आर छोटी छोटी बर्ड्स, ये जो फ्लावर बनेंगी, फ्लावर फ्लावर कितने सारे फ्लावर हैं, दीज फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन एन एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो हर एक इंडिविजुअल फ्लावर का जो स्टॉक होता है बेटा उसको तो हम बोलते हैं पेडिसल, लेकिन ये जो पूरा ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज्ड है इसकी एक इस एक्सिस को, जिसके ऊपर ये पूरा इनफ्लोरेसेंस टिका हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज पिडंकल। तो यहाँ पे लिख लीजिए बेटा आप, स्टॉक ऑफ द इनफ्लोरेसेंस को तो हम बोलते हैं पिडंकल, लेकिन स्टॉक इस इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो इंडिविजुअल फ्लावर है उसके स्टॉक को, स्टॉक ऑफ द individual flower is known as pedicel। पेडिसल, तो अगर किसी फ्लावर के अंदर पेडिसल बेटा अगर प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पेडिसलेट। और ये चीज़ें मैं क्यों लिखवा रही हूँ बेटा, अभी हमने लास्ट में ना कुछ फैमिलीज़ की स्टडी, प्लांट की फैमिलीज़ की स्टडी है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की फैमिलीज़ की, हमारी एनसीईआरटी के एट दी एंड आप देखेंगे 3 to 5 फैमिलीज़ हमें पढ़नी है, तो वहाँ पे हमें फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देना होता है। उस फ्लावर डिस्क्रिप्शन में ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारी यूज़ होती है, और इस चैप्टर में अब हमें आगे टर्मिनोलॉजी ही पढ़नी है रिलेटेड टू दी फ्लावर। तो एक टर्मिनोलॉजी तो आपको पता चल गई, इफ़ आई एम सेइंग दैट फ्लावर इज़ अ पेडिसलेट फ्लावर, तो आपके दिमाग में एकदम घंटी बजनी चाहिए कि फ्लावर के पास स्टॉक है। इफ स्टॉक इज एब्सेंट इन दैट फ्लावर, सच फ्लावर आर नोन एज सेसाइल। जैसे कल था ना, लीफ के पास अगर पीटियोल प्रेजेंट है, पीटियोलेट, लेकिन अगर पीटियोल नहीं है, लीफ डायरेक्टली स्टेम के ऊपर टिका हुआ है विदाउट एनी पीटियोल, तो उसको हमने कहा था सेसाइल। यहाँ पे भी अगर फ्लावर के पास उसका स्टॉक है, उसकी डंडी है, तो दैट फ्लावर इज नोन एज पेडिसलेट, और अगर उसके पास नहीं है दैट इज नोन एज सेसाइल। तो पेडिसल क्या है, फ्लावर का स्टॉक, और पिडंकल क्या है, पूरी इनफ्लोरेसेंस का स्टॉक। इनफ्लोरेसेंस में कौन अरेंज्ड है, बहुत सारे फ्लावर, ठीक है। तो एक इनफ्लोरेसेंस है बहुत बड़ी, उसका स्टॉक है पिडंकल, और इस इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो एक एक जितने भी मैनी फ्लावर्स लगे हुए हैं, हर इंडिविजुअल फ्लावर का जो स्टॉक है दैट इज नोन एज द पेडिसल। और ऐसे ही जो लीफ का था उसको हमने क्या कहा था, पिटियोल कहा था, ठीक है। अब बेटा इनफ्लोरेसेंस तो अभी हम पढ़ेंगे, इनफ्लोरेसेंस में मेन क्या थी, इसकी डेफिनेशन की इनफ्लोरेसेंस होती क्या है, इट इज़ द क्लस्टर ऑफ फ्लावर एंड द अरेंजमेंट ऑफ दोज फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, और उस फ्लोरल एक्सिस को हम बोलते हैं पिडंकल। अब ये जो इनफ्लोरेसेंस है या ये फ्लावर है, ये बनता कैसे है, हमारी एनसीईआरटी की वही फर्स्ट लाइन, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड एंड कॉन्डेंस्ड शूट। तो हम पहले इसी को जस्टिफाई करते हैं कि फ्लावर बनता कैसे है, इनफ्लोरेसेंस बनती कैसे है। मैंने क्या लिखा है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट कैसे है। अब सपोज कीजिए ये है मेरे पास एक स्टेम, और इस स्टेम के ऊपर बेटा ये है एक नोड, ये भी है एक नोड, ये भी है एक नोड, और ये भी है एक नोड। इन नोड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, देयर आर प्रेजेंट लीव्स। कैसे लीफ बनाए हैं मैंने, पीटियोलेट लीफ बनाए हैं। वैसे तो लीफ कैसे होते हैं, कौन से सक्सेशन में होते हैं बेटा, एक्रोपिटल। ये जितने ऊपर जाते जाएंगे छोटे 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 होते चले जाएंगे, है ना। ये मैं ड्रॉ वैसे ही कर रही हूँ हाइपोथेटिकली, तो आप अगर ड्रॉ करेंगे तो जितने ऊपर वाले होंगे वो क्या होते चले जाएंगे, स्मॉल। चलो हम इसको करेक्टली ही ड्रॉ करते हैं ना, ये चीज़ फिर गलत मैसेज आपको देगी। ये लीजिए, तो ये वाला लीफ होगा, इससे ऊपर वाले जो लीफ होंगे वो इससे भी छोटे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे अभी भी क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये जो स्टेम का ग्रोथ हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये अगर अभी नहीं भी समझ आ रहा तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे यही पढ़ना है, सैम रैम सारे इंटरनल टिश्यूज़ के बारे में। तो कोई भी प्लांट ऊपर की तरफ अपराइट उसकी ग्रोथ होती रहती है ना, साल के बाद बढ़ता रहता है, हर महीने हर साल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। वो ग्रोथ किस वजह से होती है, उसकी टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट कंटेन्स दी कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। तो उन कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल के रीजन को जहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो वो मेरिस्टेम ऊपर बढ़ती चली जाएगी, स्टेम लंबी होती चली जाएगी, साइड में क्या निकलते रहेंगे, ईच नोड पे लीफ निकलते रहेंगे। तो ये मैंने क्या बनाई है, एक टिपिकल स्टेम एक्सिस, एक छोटी सी शूट बनाई है।
जब प्लांट के अंदर सिग्नल आएगा कि भाई अब लीफी शूट्स नहीं बनानी, अब हमें रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर एंटर करना है और फ्लावर बनाने शुरू करो। तो फ्लावर कैसे बनता है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ये जो एक शूट है ना, टिपिकल शूट, तो ये जो एक मैंने शूट ली है, ये अपने आप को क्या करना शुरू कर देगी? मॉडिफाई। कैसे मॉडिफाई करेगी? ये जो इसके लीव्स है ना बेटा, ये मॉडिफाई होने शुरू हो जाएंगे। कैसे? ये वाले लीव्स मॉडिफाई हुए, ये कहेंगे ठीक है जी हम मॉडिफाई होंगे, थोड़े लंबे लंबे हो जाएंगे, रहेंगे हम ग्रीन ही, और हम प्रोटेक्टिव फंक्शन शुरू करना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पहले लिख लीजिए, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड एंड, मैंने एक वर्ड और यूज़ किया था ना, एंड कंडेंस्ड शूट। कंडेंस्ड की जगह बेटा रिड्यूस्ड भी लिखा हो सकता है। मतलब कैसे बनता है फ्लावर? सबसे पहले क्या होता है, ये तो रीजन्स आपको पता है ना, दीज आर नोड्स, और नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ये तो पता है ना, अब मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, खिचड़ी पक जाएगी। तो इंटरनोड्स स्टार्ट टू रिड्यूस, इंटरनोड्स कंडेंस होना शुरू होती है, इंटरनोड्स कंडेंस। पहला फिनोमिनन तो ये होता है जब इंटरनोड, ये है इंटरनोड, ये इंटरनोड है, ये है, ये है, ये इंटरनोड जब कंडेंस होगी, कंडेंस होगी, तो ये कंडेंस होके क्या होगा? जब इतनी बड़ी स्टेम, किसी भी, अब सपोज करो जैसे कार्टून्स में देखते हैं ना, सपोज मेरे जितना लंबा कोई कार्टून, उसको अगर आप ऊपर से ऐसे प्रेस करोगे तो क्या हो जाता है? सारा नीचे प्रेस हो जाता है ना, तो कार्टून्स होते हैं फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं। सपोज करो आपने मुझे ऐसे ऊपर से और नीचे, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, और आपने मुझे ऐसे पिचका दिया, तो मेरा यूं का यूं सारा मास और वॉल्यूम इकट्ठा हो जाएगा, और मैं कैसी हो जाऊंगी? इतनी बड़ी हो जाऊंगी अगर मैं ऐसे हो जाऊँ। मीन्स इस पेन को अगर मैं ऐसे कंडेंस कर पाऊँ, तो पेन का जितना भी मास है वो सारा जाके कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? नीचे। तो जब ये इंटरनोड्स कंडेंस होंगी तो क्या बना देंगी? ये बना देंगी बेटा एक थैलेमस, ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगी, एक मोटा सा स्ट्रक्चर बना देंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। किससे बना है? इंटरनोड की कंडेंसेशन से। अब मैम इंटरनोड तो कंडेंस हो गई, अब ये जो लीफ लगे हुए थे इन नोड्स पे, इनका क्या होगा? ये लीफ अब अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर देंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। कैसे मॉडिफाई होंगे बेटा? ये जो सबसे नीचे वाला पेयर है लीफ का, या सबसे नीचे वाले जो नोड्स पे लीफ लगे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है हमने अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, एंड नाउ वी आर नोन एज सेपल्स। अब हम लीफ नहीं रहे, हम क्या बन गए? सेपल। हमने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि हम सबको मिलके एक फूल बनाना है। ठीक है, उससे ऊपर वाली नोड के जो लीफ है वो क्या कहेंगे? भैया तुम तो हो गए ऐसे, और अब हम क्या करते हैं? हम हो जाते हैं थोड़े से अट्रैक्टिव। लो जी, हम हो जाते हैं कलरफुल, और हमें अब आप बोलेंगे कि अब हम बन गए हैं पेटल्स। तो ये जो सेकंड नोड के लीफ है ये भी मॉडिफाई हो गए। किस में मॉडिफाई हो गए? इनटू दी पेटल्स। तो ये वाले जो लीफ हैं इन्होंने क्या बना दिए? सेपल्स। ये वाले लीफ मॉडिफाई हो गए इनटू दी पेटल्स। भाई अभी भी ये दो वर्ल्स बचे हुए हैं, ये क्या करेंगे? इनमें से ये वाले लीफ अब बोलते हैं कि ठीक है मैं बना देता हूँ स्टेमन। ये लो, मैं भी मॉडिफाई हो गया, और अब मैं बन गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और मैं क्या हूँ? स्टेमन्स। तो ये क्या बन गए? दीज आर स्टेमन्स। और फिर ये वाले लीफ एंड अलोंग विद दिस फ्लोरल एक्सिस, जो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, क्योंकि अगर फ्लावर बेटा टिप पे प्रेजेंट होता है, टिप का मतलब क्या है? एपिकल टिप, जो टिप के, अब जैसे ये लीफी शूट है, यहाँ से ये, अच्छा लीफी शूट हमने बनाई ही नहीं है ना, सपोज ये लीफी शूट है और यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम है। अब अगर यहाँ पे फ्लावर लग जाएगा तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या हो गई? कंज्यूम हो गई इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। कभी भी मतलब कि अगर टिप पे टर्मिनल फ्लावर उगेगा, टर्मिनल फ्लावर कहाँ उगता है? टिप के ऊपर ही उगेगा, तो वो क्या करेगा? जो भी मेरिस्टेम है उसको कंज्यूम कर लेगा इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। कहाँ है मेरिस्टेम? यहाँ पे है। अलोंग विद दीज लीव्स वो क्या करेगी? वो कहेगी ये लो मैं भी मॉडिफाई हो जाती हूँ, और मैं अब बना देती हूँ ये स्ट्रक्चर। दिख रहा है ये लो मैं बिहेव करूँगी, अब मुझे आप जानेंगे कार्पल के नाम से। क्या ये स्ट्रक्चर विजिबल है? हाँ दिख रहा है। तो ये वाला जो है सारा का सारा पोर्शन क्या बना देगा? ये बना देगा कार्पल। तो क्या हुआ? जितनी भी लीव्स थी, जब भी फ्लावर बनना है, फ्लावर कहाँ से बनेगा? फ्लावर है क्या एक्चुअल में? ये शूट ही है जिसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई कैसे कर लिया? शूट के जो लीफ थे
वो मॉडिफाई हो गए, कुछ ग्रीन हो गए जो सेपल्स हैं, कुछ कलरफुल हो गए जिनको हमने पेटल बोलना शुरू कर दिया, कुछ स्टेमन की शेप ले ली और कुछ क्या बन गए, कार्पल्स। तो क्या है ये, दीज आर लीव्स। और लीव्स को हम क्या बोलते हैं, लीव्स को हमने पीछे जब हमने पढ़े थे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स, तो इनको हमने क्या कहा था, फिल्स, स्पोरोफिल्स, क्योंकि स्पोर जिनके अंदर स्पोर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। तो वहाँ हमने मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल पढ़े थे ना, तो बेटा ये वाले जो लीफ हैं इन्होंने क्या बना दी, माइक्रोस्पोरोफिल, इन वाले लीफ ने क्या बना दी, मेगास्पोरो, मतलब मेगास्पोरोफिल बोलते हैं इन लीफ को, इन मेगास्पोरोफिल ने क्या बना दी, कार्पल, और इन वाले लीफ ने कंटेनिंग स्पोर्स इन्होंने क्या बना दिए, स्टेमन्स, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। समझ में आ गया। तो ये तो हो गए लीफ मॉडिफाई, और साथ में कंडेंस्ड लिखना क्यों ज़रूरी है भाई, अब ये सेपल यहाँ बने पड़े हैं, अब अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ, क्या आप इसको पसंद करोगे, ये है मेन एक्सिस, ये बन गए सेपल, ये बन गए सुंदर से पेटल, ये बन गए स्टेमन, और ये बन गई कार्पल। ये लो, ये ऐसे है, जितने भी लीव्स थे उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और उसके बाद उसको कंडेंस भी तो करना ज़रूरी है। तो जब तक हम इसको कंडेंस नहीं करेंगे ये फ्लावर की शेप कैसे लेगा। तो ये जो अलग अलग सेपल, पेटल, एंड्रोशियम और कार्पल है, इनको हमने क्या कर दिया, ये सभी क्या थे, ये लीव्स थे जो मॉडिफाई हो गए इन पार्ट में ऑफ द फ्लावर, और उसके बाद ये शूट क्या हो गई, साथ साथ साइमल्टेनियसली कंडेंस हो गई। तो अगर इसको कंडेंस कर देंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, एक फ्लावर। तो क्यों बोलते हैं फ्लावर को कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड एंड कंडेंस शूट, समझ में आ गया। अब बेटा इससे बढ़िया तो सोचो कैसे समझाएं अब आपको, और ये सबसे प्यारी लाइन है एनसीईआरटी की जो आपको 12th में फिर एक बार पढ़नी है। तो अगर आप मुझसे पढ़े हुए तो बार बार इस चीज़ को रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लो कि फ्लावर कैसे बनता है। तो फ्लावर कहाँ से बनेगा, तो एनसीईआरटी की आपकी इन्फ्लोरेसेंस की फर्स्ट लाइन जस्टिफाई हो गई कि फ्लावर इज अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, और हमारा मेन मुद्दा अब क्या है, वी वर स्टडिंग अबाउट दी, किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप की हैं, इनफ्लोरेसेंस बोले तो फ्लावर्स अपने आप को कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं ऑन दी फ्लोरल एक्सिस। तो वो यूजुअली बेसिकली दो टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती हैं हमारे पास। एक इन्फ्लोरेसेंस को बेटा हम बोलते हैं रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस, वन इज रेसमोज एंड अनदर वन इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। मतलब कि जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। चलो इसको मैं अभी आऊँगी इस डायग्राम पे दोबारा। तो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और वो टू टाइप क्या है, देखो एक टाइप तो क्या, जहाँ पे जो मेन एक्सिस है इट कॉन्टिन्यूसली ग्रोज। अब ये है मेरे पास बेटा स्टेम, ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है। जब ये स्टेम इतनी थी या इतनी थी तो इसके ऊपर क्या लगने शुरू हुए, यहाँ पे ब्रांचेस, उन पे लग गए बेटा फ्लावर। फिर ये और ऊपर हुई, ये आ गई और ब्रांच, इस पे लग गए फ्लावर, फिर और ब्रांचेस फ्लावर, और ब्रांचेस फ्लावर। तो फ्लावर को अब हम बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा हमारे पास कलर है, ये लग गए बेटा फ्लावर, है ना, फ्रूट जैसे लग रहे हैं बट इनको कंसीडर कीजिए आप कि दीज आर फ्लावर्स। ये होती है बेटा रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन एक्सिस है, इट कॉन्टिन्यूसली ग्रोज, इट कॉन्टिन्यू टू ग्रोज, और उसके ऊपर जो लेटरल ब्रांचेस हैं बस वहाँ पे क्या लगते रहते हैं, फ्लावर। तो मेन एक्सिस पे तो कोई फर्क नहीं आया, ये तो और लंबी होती रहेगी, और लंबी होती रहेगी, और ब्रांचेस निकलती रहेंगी, और फ्लावर इसके ऊपर आते रहेंगे। तो इसका मेन जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है, मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूसली ग्रोज। अब कहाँ तक जाएगी हमें क्या पता, तो कैसी है ये, इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट और इनडिटर्मिनेट, कि हम नहीं डिटरमिन कर सकते कितनी लंबी इस मेन एक्सिस की ग्रोथ होगी। और यहाँ पे फ्लावर जब लग रहे हैं तो किस अरेंजमेंट में लग रहे हैं, आपने अरेंजमेंट पे ध्यान दिया बेटा, जो लीफ का अरेंजमेंट था जिसको हमने कहा था एक्रोपिटल, कैसे, जो सबसे पुराने वाले हैं ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, ओल्डेस्ट एट बेस
एंड यंगेस्ट फ्लावर एट एपेक्स, मतलब टिप की तरफ, टूवर्ड एपेक्स। इसको एट मत करना, टूवर्ड्स लिख देना। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो फ्लावर्स अगर इस तरह से अरेंज्ड हो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में, तो उस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं? रेसमोस टाइप। ये देखो यहाँ पे देखिए बेटा, ये है क्या? पिडंकल। और पिडंकल के ऊपर क्या लगे हैं? फ्लावर। ये देखो नीचे वाले, ये वाले फ्लावर ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये वाले फ्लावर बड़े बड़े बड़े, इस तरह से ये ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें। ये ऊपर जाते जाते ये फ्लावर छोटे इस साइड भी आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ ऐसे लग रहे हैं। तो ये वाले फ्लावर कौन से हैं? जो ऐसे वाली डंडियां हैं उनके ऊपर। जितने आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, फ्लावर आर कीप ऑन बिकमिंग स्मॉल। तो जो नीचे नीचे, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये ऐसा अरेंजमेंट है। ये बड़ी एक्सिस है इस तरह से। तो यहाँ पे बड़े फ्लावर हैं, यहाँ पे थोड़े और छोटे फ्लावर हैं, यहाँ पे और छोटे फ्लावर हैं। तो फ्लावर एवरी टाइम स्मॉल हो रहा है और लेटरल एक्सिस भी एवरी टाइम छोटा होता चला जा रहा है। लेकिन जो मेन एक्सिस है इट इज़ कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग, ये कंज्यूम नहीं हुई। तो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ नोन एज दी रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो इसका यहाँ पे नेम लिख लिया जाए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब दूसरी होती है बेटा हमारे पास साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अभी नेम लिखा ना मैंने पीछे, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या है? देखो, ये है मेन एक्सिस। यहाँ पे मेन एक्सिस के साथ क्या होता है? बड़ा बुरा हो जाता है। मेन एक्सिस के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रही है। अब वो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या हुआ? कंज्यूम हो गया, यहाँ पे फ्लावर आ गया। जब फ्लावर बनता है तो मैंने क्या कहा है? वो एपिकल मेरिस्टेम को कंज्यूम कर लेता है इन इट्स फॉर्मेशन। यहाँ पे लग गया बेटा फ्लावर, ये लो, ये आ गया फ्लावर। अब क्या करे? अब प्लांट कैसे ग्रो करेगा? फिर वो शाणा बन जाएगा। वो क्या करेगा? ये लो जी, कोई बात नहीं, मैं साइड की ब्रांचेस से ग्रो कर लूँगा। साइड से ब्रांच निकालेगा, ये लो, हमने आपकी ये वाली ग्रोथ, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम थी, यहाँ पे भी फ्लावर आ गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ऐसे ग्रो करूँगा। कोई बात नहीं, इधर ग्रो कर, ये लो, इधर भी बना लेते हैं। अब मैं और चालाकी करूँगा ऐसे। तो ये इन्फ्लोरेसेंस कौन सी है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरी टाइम जो मेन ग्रोइंग पॉइंट है, जो टिप ऑफ दी स्टेम है, जो मेन एक्सिस है, एवरी टाइम इट इज कंज्यूमिंग। ये मेन एक्सिस थी, खत्म हो गई। इसको बनाया लेटरल ब्रांच को कि ये बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे भी टर्मिनल पोर्शन पे क्या आ गया? फ्लावर। तो यहाँ पे क्या है? मेन एक्सिस जो है वो कंज्यूम हो जाती है इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। मेन एक्सिस consumed in the formation of flower, है ना? तो लेटरल एक्सिस जो है वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अब आपने एक चीज़ देखी, कैसी ग्रोथ है? क्या ये इनडेफिनिट ग्रोथ है? हमें पता है यहाँ जाके फ्लावर लग गया, ब्रांच में निकलेगी तो हमें पता, हाँ हाँ यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फ्लावर लग जाएगा, ये लंबा बढ़ने वाला नहीं है। तो ग्रोथ कैसी है? इनडेफिनिट, सॉरी, इसकी क्या है? डेफिनेट ग्रोथ है। हमें पता है इनडेफिनेट नहीं है, कि हमें पता कहीं ना कहीं जाके इसकी टिप पे फ्लावर लग जाएगा, फर्दर ग्रो नहीं करेगी। कैसी है? डिटर्मिनेट है। डिटर्मिंड है ये ऑलरेडी, कि भैया ये फ्लोरल एक्सिस जो भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी उसी की टिप कंज्यूम हो जाएगी इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। और कैसा अरेंजमेंट है बेटा यहाँ पे? फ्लावर जो सबसे बड़ा है, जो सबसे पहले, क्योंकि ये मेन एक्सिस थी, सबसे पहले ये खत्म हुई, यहाँ पे फ्लावर लगा। जब ये कंज्यूम हो गई तब लेटरल ब्रांचेस निकली, फिर यहाँ फ्लावर आ गई, ये भी खत्म हो गई, फिर इनकी लेटरल निकली, फिर इन पे फ्लावर आई। तभी मैंने हर बार क्या किया? ब्रांच को छोटा बनाया, फ्लावर को भी छोटा बनाया। तो जो सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर था वो कौन सा है? सबसे पहले बना ये, सेकंड नंबर पे बने ये, फिर बने थे हमारे ये, फिर हमारे बने थे ये, है ना? तो सबसे पहले जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑन दी टॉप। और जो हमारे यंगेस्ट हैं वो बेचारे कहाँ बन रहे हैं?
वो नीचे की तरफ बनते जा रहे हैं, और नीचे और नीचे और नीचे। तो क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे लिखेंगे हम जो ओल्डेस्ट फ्लावर है, ओल्डेस्ट कहाँ है, टूवर्ड्स एपेक्स, वहाँ पे भी बेटा एट मत करना, टूवर्ड्स करना। और जो दूसरे हैं यंगेस्ट, जो नए बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, टूवर्ड्स दी बेस। तो ऐसे अरेंजमेंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज दी बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन दी पिडंकल। कहाँ पे, फ्लावर का अरेंजमेंट है ना ये, बहुत सारे फ्लावर जब एक अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसकी स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लोरल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द पिडंकल। तो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, इट इज ओपन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्या है ये, इट इज एन ओपन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये क्या है, इट इज अ क्लोज्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्यों, देखो मेन पॉइंट ही हमारा कंज्यूम हो गया, खत्म, इधर होगा इधर खत्म, इधर होगा इधर खत्म, यहाँ पे ग्रो किया खत्म, इधर ग्रो किया खत्म, जिधर भी जा रहा है उसका जो एपिकल टिप है वो कंज्यूम हो रहा है एवरी टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर। अब जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो हमें क्या करना है, नाउ विल ट्राई टू राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल वैसे यहाँ पे क्या है, फैमिली ब्रेसिकेसी है ना, जिसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे यहाँ पे मस्टर्ड का, आप एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं गुलमोहर का, या आप सीधा लिख लीजिए फैमिली ब्रेसिकेसी। है ना, और गुलमोहर पता है ना क्या, तो मस्टर्ड का नेम तो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, गुलमोहर का नेम क्या है, डेलोनिक्स रिजिया। करने हैं साइंटिफिक नेम यार, चलो रहने तो, छोड़ो अभी इतना कहाँ पे परेशान हो गए। तो फैमिली ब्रेसिकेसी, इधर एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे बेटा, फैमिली सोलेनेसी एक तो, और उसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कैलोट्रोपिस का, कैलोट्रोपिस जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, अक, आकड़े का पेड़ या आक का पेड़। तो ये हो गई साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ये हो गई बेटा रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस, और ये रही आपके पास साइमोज। देखो ये थी मेन एक्सिस, चल रही थी चल रही थी चल रही थी, लो जी कंज्यूम हो गया हमारा एपिकल पॉइंट, कोई बात नहीं हम ब्रांच निकाल लेंगे, लो हमने निकाल ली, हमारी ब्रांच बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, कहाँ बढ़ने देंगे, हमने फिर कंज्यूम कर दिया इसका टिप, इसकी एपिकल मेरिस्टेम, कोई बात नहीं हम फिर ब्रांच निकाल लेंगे, हम फिर ब्रांच निकाल लेंगे, हम उसको भी कंज्यूम कर देंगे, फिर हम फिर निकाल लेंगे, कोई बात नहीं ये भी कंज्यूम हो जाएंगे इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। तो ये कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है, दिस इज नोन एज साइमोज। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखनी है बेटा, इनकी ना कई बार एक्सिस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसकी एक्सिस कैसी है, इसकी एक्सिस चल रही है मोनोपोडियल ऐसे ऊपर को, और इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी क्या होगी सिम्पोडियल एक्सिस। कैसे, देखो एक यहाँ पे मेन ब्रांच थी, फ्लावर लग गया, फिर इसकी लेटरल ब्रांच आई, फ्लावर लग गया, फिर इधर से लेटरल ब्रांच आई, फ्लावर लग गया, इसकी लेटरल ब्रांच आई, फ्लावर लग गया, इसकी लेटरल ब्रांच आई, फ्लावर लग गया, इस तरह से उग रहा है ना एक तरह से साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे क्या कोई मेन एक्सिस आपको दिख रही है, मेन स्टेम तो ये थी, ये वाली थी, फिर इसमें से ब्रांच निकली वो कंज्यूम हो गई, इसकी ब्रांच निकली वो खत्म, इसकी ब्रांच निकली वो टर्मिनेट, इसकी ब्रांच हुई वो टर्मिनेट, तो ऐसे चले जा रहा है ना ये काम। तो यहाँ पे कोई मेन एक्सिस नहीं है, मेन एक्सिस अगर मैं बनाऊँ इसकी तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सारे इधर से और इधर से लेके इनको ब्रांचेस को कंज्यूम करना पड़ेगा, दिस इज़ दी मेन ब्रांच। तो मेन ब्रांच फ्यूजन से बनी है लेटरल ब्रांचेस की। अगर इसकी मैं मतलब ग्रोथ एक्सिस देखूँ ना कि फ्लावरिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, अगर मैं उस डायरेक्शन पे एक एक्सिस ड्रॉ करना चाहूँ तो वो एक्सिस कैसे बनेगी, वो एक्सिस बनेगी ये लेटरल ब्रांचेस को फ्यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह के एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, सिम्पोडियल एक्सिस। और यहाँ पे कैसी है, यहाँ पे होती है बेटा मोनोपोडियल एक्सिस। मोनोपोडियल क्या एक ही डायरेक्शन में तो बढ़ता जा रहा है शूट टिप, कोई दिक्कत ही नहीं है। मोनोपोडियल एक्सिस, फ्लावर कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे ऊपर पहले यहाँ तक आया, यहाँ फ्लावर लगे, ऊपर गया इधर लगे, इधर गया, तो एक्सिस कैसे है ग्रोथ की, इधर है। यहाँ पे एक्सिस फ्लावर की ग्रोथ की अगर देखें तो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इस तरह में क्या हो रहा है, लेटरल ब्रांचेस का फ्यूजन, मतलब उनको अगर हमें एक एक्सिस ड्रॉ करनी है तो उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं सिम्पोडियल टाइप ऑफ, या सिम्पोडियल ब्रांचिंग या सिम्पोडियल एक्सिस। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाली थी, हाँ वन थिंग मोर। अब बेटा आप इमेजिन करो, अगर मैं इसी अरेंजमेंट को पूछूं कि क्या ये सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट है या ये सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट है, तो क्या बताएंगे आप।
अगर ये इन्फ्लोरेसेंस कंडेंस हो जाए, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस ना पहले बड़े स्पेशल टाइप की हमारे कोर्स में होती थी, ये स्पाइक टाइप की, स्पाइकलेट टाइप की, साइथियम, साइमोज, ये कंपाउंड रसीम, फलाने बहुत सारे नेम्स थे हमारे पास। तो काफ़ी तरह की हमें इन्फ्लोरेसेंस पढ़नी होती थी। तो वो इन्फ्लोरेसेंस क्या थी, इन्हीं की मॉडिफिकेशन से बनती थी, इनके टाइप्स थे मैक्सिमम और इसके थे, और कुछ स्पेशल 3 इन्फ्लोरेसेंस हम पढ़ते थे, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर एंड साइथियम। ये हमारी स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होती थी, पर उतना अब हमारे कोर्स में नहीं है। तो जब वो स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस बनती हैं तो वो कैसे बनती हैं, इन इन्फ्लोरेसेंस के या तो कंडेंस होने से या मॉडिफाई होने से। अब सपोज करो ये रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस अगर कंडेंस हो, फ्लावर ऐसे लग रहे हैं और मैं पकड़ के इसकी मेन एक्सिस को ऐसे कंडेंस कर दूं, तो कैसा अरेंजमेंट आएगा इन फ्लावर्स का, कैसा अरेंजमेंट आने वाला है। देखो बेटा, ये वाले फ्लावर है, ये सबसे बाहर है, सबसे बाहर हमें मिलेंगे सबसे बड़े वाले फ्लावर, फिर उनके अंदर जब इसको ऐसे करेंगे ये वाले यहाँ आ जाएंगे, ये लो इनसे छोटे वाले आ गए इनके अंदर, ये वाले इनके यहाँ पे बैठ जाएंगे आके, ये आ गए इनके अंदर, और ये वाले छोटू छोटू से आ गए यहाँ पे। मतलब कि इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, जो ओल्डेस्ट कहाँ होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे इस तरह से प्रेस करूँगी, कंडेंस करूँगी, तो ओल्डेस्ट कहाँ आएंगे, टूवर्ड दी आउटर साइड, टूवर्ड दी पेरीफेरी। तो ये वाले फ्लावर कहाँ आए, टूवर्ड दी पेरीफेरी। उनसे ऊपर वाले जो उनसे यंग हैं उनके अंदर, उनसे यंग उनके अंदर, और उनसे यंग सबसे अंदर। तो इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। अगर ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हम रेसमोज इन्फ्लोरेसेंस को हम कंडेंस कर दें तो वो एक सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट बनेगा फ्लावर का कि सेंट्रीफ्यूगल। अब आप कैसे देखोगे सेंट्रीपिटल, नया कहाँ बन रहा है, अंदर, पुराना कहाँ था, बाहर, मतलब पुराना बाहर है, नए जो बन रहे हैं अंदर की तरफ बन रहे हैं ऐसे। तो आप कहाँ जा रहे हो, पेरीफ्री से सेंटर की तरफ मूव कर रहे हो। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, सेंट्रीपिटल। इधर कौन सा होगा, अगर मैं इसको कंडेंस करूँ तो क्या आने वाला है, सबसे बीच में ये सबसे मोटा फ्लावर आएगा। ये जो छोटू मोटू हैं ये इनके साइड में लग जाएंगे, इनसे नए वाले इनकी साइड में आएंगे, इनसे नए वाले इनकी साइड में आएंगे। तो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को, इसको हम क्या बोलेंगे, इस अरेंजमेंट को अगर ये कंडेंस हो जाए तो ये कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, इट इज़ नोन एज दी सेंट्रीफ्यूगल। इसमें ओल्डेस्ट एट दी सेंटर है और जो यंग बन रहे हैं वो नए बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। ये ना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था तो मैंने पढ़ा दिया, अदरवाइज ये आपको एनसीईआरटी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे हैं तो माइंड में होना चाहिए कि अगर हम एक रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस को कंडेंस करते हैं तो कैसा अरेंजमेंट आएगा फ्लावर का, है ना। ये सारी की सारी मैंने इंटर नोट्स को ऐसे कंडेंस कर दिया तो ये फ्लावर अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे, ये सबसे बाहर, ये उनके अंदर, ये उनके अंदर, ये उनके अंदर। तो यंगेस्ट आएंगे एट दी सेंटर और जो सबसे ओल्डेस्ट हैं वो आएंगे टूवर्ड दी पेरीफ्री। तो पेरीफ्री से सेंटर की तरफ, तो नए कहाँ बनेंगे, नए बीच में बनेंगे और वो कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ। लेकिन अरेंजमेंट कैसा है, यंगेस्ट एट दी बाहर और जो यंगेस्ट एट दी सेंटर और जो ओल्डेस्ट है एट दी पेरीफ्री। तो ये कौन सा अरेंजमेंट है, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। व्हाट इट, ये तो हो गया बेटा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। हमारे पास 2 ही टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड दी फ्लावर। तो हमें थोड़ा सा फ्लावर, क्योंकि क्या है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट, तो हमें थोड़ा सा अब यहाँ पे फ्लावर के बारे में बात करनी है। तो फ्लावर के बारे में जब बात करनी है तो कैसे करेंगे, हम फ्लावर को पहले ड्रॉ करेंगे। क्या है फ्लावर, इट इज़ अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट। इस लाइन को कभी नहीं भूलेंगे और मैंने इसको देखो जस्टिफाई कर दिया है। लाइफ में कभी किसी से नहीं पूछेंगे ये कैसे लिखा है, इसको रट्टें क्या, रट्टा नहीं लगाना है, उसको समझना है क्यों ये कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट है। देखिए बेटा, फ्लावर में क्या होता है, सबसे नीचे यहाँ पे फ्लावर में प्रेजेंट होता है थैलेमस। किस चीज़ से बना है, इंटरनोड के कंडेंस होने से। इस थैलेमस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, वी हैव सेपल्स। ठीक है जी। सेपल्स के बाद प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेटल्स, है ना। ये मेरा फ्लावर किस डायरेक्शन में चल पड़ा, चलो जिधर भी जा रहा है। उसके बाद है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वी हैव स्टेमन्स। और सबसे सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है, अभी मेरा सेंटर गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं।
ये है मेरा थैलेमस, और इस थैलेमस से ओरिजिनेट हुए हैं क्या, ये, अरे दीज आर दी सेपल्स, तो यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं ये सेपल्स, ये है थैलेमस। तो ये क्या बना रहे हैं अब हम, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं द थिक स्वोलन बेसल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द ओवरी। ये है हमारे पास स्टाइल, इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास स्टिग्मा, स्टिग्मा का ये है हमारे पास स्टाइल, और स्टाइल कहाँ पे एंड हो रहा है, इन दी ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, ओवरी कंटेन्स दी ओव्यूल, ये है ओव्यूल। ये लो, अब इसकी करें लेबलिंग, क्या क्या पार्ट है फ्लावर के, ये हमारे पढ़ने कोर्स में है जो हम छोटी क्लास से बात करते रहते हैं। सबसे पहले वील स्टार्ट विद दी ये नीचे वाला जो पोर्शन है, क्या है ये, दिस इज नोन एज दी स्टॉक ऑफ द फ्लावर। और स्टॉक ऑफ फ्लावर नहीं लिखेंगे अब हम गधों की तरह, हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसका नेम लिखेंगे, हमें पता है इसका नेम क्या है। फ्लावर के स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिसल। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ, पिडंकल मत लिखना। पिडंकल कब होगी, जब ये बहुत सारे फ्लावर एक एक्सिस पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे, इन्फ्लोरेसेंस बना देंगे, तब उस टोटल इन्फ्लोरेसेंस, उस गुच्छे के, मेन गुच्छे के स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पिडंकल। अच्छा, ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज द स्वॉलन पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या है, दिस इज द स्वॉलन पार्ट या बेस, जहाँ पे सारी के सारे फ्लोरल पार्ट्स अपने आप को आके अरेंज करेंगे। पेडिसल क्या है, इट इज़ द स्टॉक ऑफ फ्लावर, और मैंने बता दिया है स्टॉक प्रेजेंट है तो पेडिसलेट, नहीं प्रेजेंट है तो सेसाइल। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, इन स्ट्रक्चर्स को बेटा हम बोलते हैं सेपल्स। कैसे हैं सेपल्स, सेपल है हमारे पास हमेशा कैसे होते हैं बेटा, दीज आर ग्रीन एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर। ग्रीन कलर के होते हैं यूजुअली, है ना, और इनका मेन काम क्या होता है, क्योंकि जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो ये सेपल ही तो उसको कवर करके बैठे, फिर जब फ्लावर खिलता है ये सेपल ऐसे नीचे आ जाते हैं और पेटल खिल जाते हैं। तो और सेपल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज केलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज द केलिक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट वर्ल, इनको नहीं बोलना है वर्ल्ड किसी को। इसके बाद बेटा हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, नाउ विल डिस्क्राइब दी, ये जो कलरफुल पोर्शन है इनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। पेटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम कोरोला। और पेटल क्या है, दीज आर दी सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर। काम क्या है, ये कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल इनकी पंखुड़ियाँ होंगी, ब्राइटली कलर्ड होंगे, और क्या होंगे, फ्रेगरेंट होंगे। अब ये स्पेशल फीचर इनको क्यों दिए गए हैं, टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स, टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स। क्योंकि भैया प्लांट को रिप्रोडक्शन भी तो, इसको ये क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना, फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो रिप्रोडक्शन के लिए गमीट आना चाहिए ना कहीं से। गमीट कौन लेके आएगा, अपने आप तो चल के आएगा नहीं, मोटाइल नहीं होता, तो कोई एजेंसी उसको यहाँ तक लाएगी, उन एजेंसी को हम बोलते हैं पॉलिनेटर्स, है ना। तो वो टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स, TORS, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्राइटली कलर्ड होते हैं या फ्रेग्रेंट होते हैं, या समटाइम इनके अंदर नेक्टरीज भी प्रेजेंट होती है। फिर हम आ गए बेटा इस पार्ट पे, इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज दी स्टेमन्स। स्टेमन्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज दी एंड्रोशियम। स्टेमन क्या है, दीज कंपेराइज द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर। क्या है इनके बीच में, स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अगर मैं एक स्टेमन का डायग्राम बनाऊं, ये इस तरह से स्टेमन है और ये है उसका स्टॉक। तो ये ऊपर क्या है, दीज आर एंथर लोब्स, और नीचे क्या प्रेजेंट है इसका फिलामेंट। तो ये दोनों स्ट्रक्चर इकट्ठे मिलके हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द स्टेमन। और क्या काम है स्टेमन का, ये क्या बनाता है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। यहाँ पे क्या बनेगा, मेल गैमीट बनेगा। उसके बाद आ जाइए ये सेंटर वाले पोर्शन पे, ये क्या है बेटा, दिस इज दी, ये तो वैसे स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये नीचे मोटी सी स्वोलन पोर्शन क्या है, दिस इज ओवरी।
तीनों को अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है हमारे पास कार्पल। और ग्रुप ऑफ कार्पल को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कार्पल को बेटा हम बोलते हैं गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम या कार्पल। इट इज द फोर्थ व्हर्ल ऑफ द फ्लावर। फोर्थ व्हर्ल ऑफ द फ्लावर। क्या काम है, क्या बनाएगा? ये एक्ट करेगा एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। क्या बनेगा यहाँ पे? फीमेल गैमीट बनेगा। कहाँ पे बनेगा? यहाँ ओवरी में, इस ओव्यूल के अंदर। तो ये क्या छुपा बैठा है मैम इसके अंदर? ये बैठा है बेटा ओव्यूल, जो फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा? सीड। ये जो ओवरी है ये फ्यूचर में जाके क्या बनाएगी? फ्रूट। तो ये बेटा प्लांट के पार्ट जो आप बहुत छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो आज आपको फिर एक बार से इनके साथ रूबरू होना पड़ा, तो ये हमें भूलने नहीं है। पहला सेपल, अब है पेटल, फिर है हमारे पास स्टेमन, और उसके बाद है हमारे पास कार्पस। तो ये 4 पार्ट हमें नहीं भूलने, 1 2 3 एंड 4। तो इन सबको हमने टेक्निकली क्या क्या इनका फंक्शन है, किस किस चीज़ से बने हुए हैं, एक मोटा सा हमने इनका ओवरव्यू ले लिया। इसके बाद अब हम जो भी फ्लावर की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।